हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीएस अनकवर्ड। हम चर्चा कर रहे हैं पॉलिटी या भारत की राज्य व्यवस्था के उन प्रश्नों पर जो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर उनके आने की संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल अर्थात संसद और राज्य की विधायिका से संबंधित प्रश्न है। इन प्रश्नों में आप इन सभी आर्टिकल्स को जानेंगे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें। पहला है, संसद के सत्र को बुलाने तथा सत्र अवसान करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। संसद के सत्र को बुलाने और सत्र अवसान करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में आम सहमति नहीं बन पा रही है तो वो संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान करता है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। अगला है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन अर्थात लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष है तो उसका निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्य करेंगे। और ये जब आम चुनाव हो जाता है, उसके परिणाम आ जाते हैं, उसके पश्चात स्पीकर का निर्वाचन होता है। स्पीकर के लिए अलग से कोई शपथ नहीं लेनी पड़ती, जब वो संसद का सदस्य चुना जाता है उसी समय शपथ ली जाती है, तो अलग से कोई शपथ नहीं लेनी पड़ती। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं इस पर, लेकिन फिर भी आप बताएंगे कौन होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका राज्यसभा के सभापति के रूप में होती है। अगला है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में एक बार, वर्ष में दो बार, वर्ष में तीन बार या वर्ष में चार बार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष में दो बार। अनुच्छेद 85 में ये जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र बुलाएगा, लेकिन प्रत्येक दो सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए एक वर्ष में दो बार सत्र बुलाए जाने का प्रावधान है। हालांकि एक वर्ष में 3 बार लगभग सत्र बुला लिए जाते हैं। आपने 3 सत्रों के नाम सुने होंगे। अभी ठंडों में लगेगा शीतकालीन सत्र, फिर आता है बजट सत्र, इसके बाद मॉनसून सत्र। अगला है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? कोई विधेयक जो लाया जाता है लोकसभा में, उसे धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं? जैसे अगर एग्जाम्पल दूं तो आधार कार्ड से संबंधित विधेयक लाया गया था, तो उसको धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था। तो ये प्रमाणित करने का अधिकार किसको है? वित्त मंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष के पद की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए जब वोटिंग होती है किसी विधेयक पर, तो वो पहली बार वोटिंग नहीं करता है बल्कि निर्णायक मत देता है। जैसे अगर किसी विधेयक पर वोट 50-50% बट गए हो तो किसी एक वोट की जरूरत पड़ती है जो मामले को इधर या उधर कर सकता है। वो निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12, 18, 20, 22? इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। अगला है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्यता रखते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, कुल सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, बी और सी दोनों। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? आपको इन ऑप्शंस में राज्यसभा के संदर्भ में बहुत सारे ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन हमको देखना है स्थायी सदन के बारे में कि कौन सा ऑप्शन स्थायी सदन को प्रमाणित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। अगला है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य के क्षेत्रफल पर, राज्य की जनसंख्या पर, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा और सरल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की जनसंख्या पर। अगला है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? यह भी अच्छा और सरल क्वेश्चन है। सर्वाधिक प्रतिनिधि राज्यसभा में किस राज्य के होते हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश?
अधिकांश लोग जानते होंगे सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 31 प्रतिनिधि राज्यसभा में बैठते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप ध्यान रखेंगे विद नंबर। अगला है राज्यसभा के चुनाव हेतु प्रत्याशी की आयु निम्नलिखित में से कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 40 वर्ष? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। हालांकि लोकसभा में ये 25 वर्ष होती है, लोकसभा में। और 35 वर्ष अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं या फिर राज्यपाल का, हालांकि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, उससे नियुक्त किया जाता है, तो इन दोनों के लिए 35 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर बोलते हैं जिसे। और संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो आपको पिछले बता चुके हैं, अनुच्छेद 108 में। लेकिन अगर स्पीकर अनुपस्थित हो तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। इन केस अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित होता है तो कौन करेगा? तो अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित होता है तब राज्यसभा का उपसभापति करता है, उपसभापति, सभापति नहीं करेगा। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है तो भंग होता नहीं है, लेकिन उसके कुछ सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश लेते रहते हैं, तो एक सदस्य का कार्यकाल लगभग कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 6 वर्ष का। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/4 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसके 2/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, या प्रत्येक 3 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन और ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ें, एकदम कंफ्यूज हो जाएगा आपका दिमाग। यहाँ 2 वर्ष लिखा है और 2 वर्ष बाद के 1/4 सदस्यों की बात की गई है, यहाँ 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की बात की गई है, यहाँ 3 वर्ष बाद उसके 2/3 सदस्यों की बात की गई है, यहाँ 3 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की बात की गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है और नए 1/3 चुन लिए जाते हैं। ऐसे ही 1/3 करके 2-2 वर्षों के पश्चात सदस्यता समाप्त हो जाती है और कुल मिला के एक सदस्य की जो कार्यकाल की अवधि होती है वो 6 वर्ष हो जाती है। अगला है राज्यसभा और लोकसभा में गणपूर्ति संख्या है। गणपूर्ति का मतलब है कोरम। कोरम अर्थात किसी कार्यवाही को शुरू करने के लिए जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या की आवश्यकता होती है उसे कोरम कहते हैं। तो वो कितनी है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए सेम है। कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/10 या कुल सदस्य संख्या का 1/8। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला है राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या राष्ट्रपति? बहुत सरल क्वेश्चन है, पिछले हम चर्चा कर चुके हैं इसकी। राज्यसभा के सभापति का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है ये बताना है। जब हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का लेक्चर लिया था तो उसमें बताया था आपको कि इसमें संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। संसद के सभी सदस्यों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के कार्य का संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति या केंद्रीय गृह मंत्री? तो ऑब्वियसली उपसभापति कार्यों का संचालन करेगा, उसका पद बनाया है इसीलिए गया है। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन, 15 दिन, 30 दिन या 18 दिन? ये आपको ध्यान होगा कि धन विधेयक के मामले में जो विशेष शक्तियां होती हैं वो लोकसभा के पास होती हैं। राज्यसभा केवल खाना पूरी करती है, सहमति रोक के रख सकती है, लेकिन केवल 14 दिन तक। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 14 दिन। ये स्पेशली धन विधेयक के मामले में होता है और धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में की गई है। अगला है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बलिराम भगत, एस राधा कृष्णन,
डॉक्टर जाकिर हुसैन या बीडी जत्ती, राज्यसभा के प्रथम सभापति। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस राधा कृष्णन। अगला है लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जेएल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे ये अधिकांश लोगों को पता होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवी मावलंकर। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे पहले, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। अगला है लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। 35 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। बता चुके हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 वर्ष। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 249। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 81। इसमें लोकसभा के संदर्भ में उसके गठन की बात की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 108 ये बता चुके हैं, संयुक्त अधिवेशन। इसके अलावा अनुच्छेद 249 ये राज्यसभा की विशेष शक्ति है, राज्य सूची के किसी भी विषय को विशेष बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार राज्यसभा को अनुच्छेद 249 देता है। अगला है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन आधारित है। 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर या फिर 1991 की जनगणना पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 की जनगणना पर। और ये प्रावधान किया गया था 84वें संविधान संशोधन में, 84th अमेंडमेंट में। 2026 तक यहां ध्यान देने वाली एक बात और है कि राज्यों के भीतर जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनका निर्धारण पहले 1991 की जनगणना पर आधारित था, लेकिन बाद में 2001 की जनगणना पर कर दिया गया था। अगला है लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। 1947 में, 1950 में, 1952 में या 1956 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। 1951-52 में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है, कि सबसे ज्यादा किसके प्रतिनिधि हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम। लोकसभा की बात की जा रही है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। सी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या डी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ये आपको कुछ राज्यों के याद होने चाहिए। जैसे अगर एमपी की बात करें तो एमपी में 29 सदस्य हैं लोकसभा में, और यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा हैं, आप जान ही रहे हैं, 80। राज्यसभा में यूपी कितने हैं, 31, वो भी सबसे ज्यादा है। वहीं तीसरा है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 42 सदस्य हैं। महाराष्ट्र में 48 सदस्य हैं। इसके अलावा कुछ बचा, और बिहार, बिहार में 40 सदस्य हैं। अब आप लगा पाएंगे आसानी से कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा वाला विशेषकर याद रखना है कि यूपी में है। अगला है आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। अगर आपातकाल लगता है तो संसद का कार्यकाल हालांकि 5 वर्ष हो गया हो फिर भी उसे बढ़ाया जा सकता है, कितने समय के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष के लिए। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, कितनी भी बार। एक बात और ध्यान रख लें इस बारे में कि अगर आपातकाल समाप्त हो गया है तो फिर 6 महीने से ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं रहेगा। अगला है यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ तो क्या होगा। बजट में संशोधन कर दोबारा पेश किया जाता है, सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है, वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने को कहा जाता है, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, क्योंकि लोकसभा में जो सत्ता पक्ष है उसका बहुमत होता है, उसके ही सदस्य होते हैं। तो अगर बजट पास नहीं हो पाता है तो इसका मतलब है कि वह विश्वास मत खो चुकी है, अर्थात बहुमत में नहीं रही। इसीलिए मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या उपराष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को।
लोकसभा के सभी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देंगे। लोकसभा अध्यक्ष किसको देगा? वो उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष किसको देगा? वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो ये तिकड़मबाजी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, लोकसभा की किन्हीं दो बैठकों के मध्य कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 2 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 9 माह? चर्चा कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 माह। अगला है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? नई अखिल भारतीय सेवा सृजित करने में, संविधान संशोधन करने में, बजट पारित करने में या कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान संशोधन। नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार राज्यसभा को है। राज्यसभा इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित करता है अनुच्छेद 312 के तहत। और बजट के संदर्भ में लोकसभा विशेषाधिकार रखता है। ये लोकसभा का मामला हो गया और ये राज्यसभा का मामला हो गया, ये भी लोकसभा का मामला है। अगला है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के भीतर यह बताना होगा कि वह किस सदन में रहना चाहता है, अन्यथा क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चुन लिया जाता है, तो 10 दिनों के भीतर उसे बताना होता है कि वह किस सदन में रहना चाहता है। अगर नहीं बताया तो क्या होगा? राज्यसभा से उसकी सीट खाली हो जाएगी, या लोकसभा से उसकी सीट खाली हो जाएगी, या दोनों सदनों से उसकी सीटें खाली हो जाएंगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा से उसकी सीट खाली हो जाएगी। संसद की कार्यवाही में शून्यकाल क्या है? सत्र का पहला घंटा, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल के पूर्व का काल या प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है और शून्यकाल में जो सदस्य हैं वो बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें। इससे पहले जो प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल में पहले से सूचना देनी पड़ती है प्रश्न पूछने के लिए। और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टार्ड, एक होते हैं नॉन स्टार्ड, अर्थात तारांकित और अतारांकित। इनमें जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनका जवाब मौखिक देना होता है, ओरल। इसके अलावा जो अतारांकित प्रश्न होते हैं उनका जवाब लिखित में देना होता है। तो फिलहाल शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है और प्रश्नकाल संसद का पहला घंटा होता है। सत्र का पहला घंटा कौन सा होता है? प्रश्नकाल। अगला है, संसदीय प्रस्तावों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? निंदा प्रस्ताव स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, विशेष अधिकार प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, स्थगन प्रस्ताव ऐसे मुद्दे पर लाया जाता है जो निश्चित, तथ्यात्मक तथा जरूरी हो। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है, निंदा प्रस्ताव स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है, ये सही है। कारण बताना पड़ता है निंदा प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए। और अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो इसमें सरकार की निंदा की जाती है, हालांकि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं देता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ये सही है, पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, ये सही नहीं है। 50 सदस्यों के समर्थन के लिए एक तो अविश्वास प्रस्ताव हो गया और दूसरा स्थगन प्रस्ताव होता है, इनमें जरूरत पड़ती है, विशेषाधिकार प्रस्ताव में नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ये गलत है। अगला है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी कौन सा सही नहीं है अर्थात गलत कथन की पहचान करनी है। इसे सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, इसे या तो मंत्री या गैर सरकारी सदस्य पेश कर सकते हैं, राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है, इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। तो ये आप लगा सकते हैं पिछली चर्चा को ध्यान में रख के। देखो, बात धन विधेयक की जा रही है तो इस लोकसभा इस संदर्भ में विशेषाधिकार रखता है, तो इसे सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, ये सही है। हमें बताना है सही कौन सा नहीं है, अर्थात गलत कथन की पहचान करनी है। इसे या तो मंत्री या गैर सरकारी सदस्य पेश कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। गैर सरकारी सदस्य का मतलब होता है जो नॉर्मल सांसद होते हैं, जो मंत्री नहीं होते हैं, वो पेश नहीं कर सकते धन विधेयक को, वो केवल मंत्री पेश करते हैं धन विधेयक के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर भी आपका बी सही हो जाएगा कि ये सही नहीं है। इसके अलावा राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रुक सकती है, ये सही है, बता चुके हैं। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं, ये भी सही है। संयुक्त बैठक किस बात की, जब राज्यसभा को इस संदर्भ में कोई विशेषाधिकार है ही नहीं। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसे संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक होता है,
प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। ये या फिर एक मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। इसे संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये गलत है, लोकसभा में लाया जाता है। इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है। ये भी गलत है। निंदा प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव होता है जिसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक होता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए नहीं। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, ये सही है, बता चुके हैं पहले। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके अलावा ये या फिर एक मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, ये गलत है। पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं। एक मंत्री के लिए निंदा प्रस्ताव हो गया। हालांकि निंदा प्रस्ताव भी पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या मंत्रियों के समूह के विरुद्ध लाया जा सकता है, लेकिन ये केवल पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 268 या अनुच्छेद 256? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 संचित निधि के साथ साथ लोक लेखा निधि की भी बात करता है और साथ में भारत की संचित निधि। इसके अलावा अनुच्छेद 267 ये आकस्मिकता निधि है, आकस्मिकता निधि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या याचिका समिति? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं और याचिका समिति ये राज्यसभा में अलग बनती है और लोकसभा में अलग बनती है। तो लोकसभा में इसके 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में शायद 10 होते हैं। तो सबसे बड़ी की बात की जा रही है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। इसको सतत किफायत समिति भी कहते हैं, सतत किफायत समिति। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति या अधीनस्थ विधान संबंधी समिति? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, बता चुके हैं, और इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ओनली एलएस। तो इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। यहाँ ये बात भी ध्यान रख सकते हैं आप कि जो लोक लेखा समिति है वो कैग अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसके प्रतिवेदनों की जांच करती है। कैग के प्रतिवेदन की जांच करती है लोक लेखा समिति। वहीं जो प्राक्कलन समिति है वो सार्वजनिक उद्यम के खर्चों की जांच करती है। इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि सार्वजनिक उद्यम के खर्चों की जांच कौन करता है, तो कहीं आप सार्वजनिक उद्यम समिति मत लगाना, उसका सही आंसर प्राक्कलन समिति होगी। तो ये मैं लिख दे रहा हूं, सार्वजनिक उद्यम खर्चों की जांच। और सार्वजनिक उद्यम कौन से होते हैं? जो सरकार के अंडर में होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है? लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अनुपूरक अनुदान या अपवाद अनुदान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यानुदान। प्रत्यानुदान अगर किसी सेवा या योजना के लिए आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता पड़ती है तब ये अनुदान दिया जाता है, इसीलिए इसे लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक कहते हैं। अगला है, किस अनुच्छेद का संबंध संसदीय विशेषाधिकारों से है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 261 या अनुच्छेद 105? संसदीय विशेषाधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 105। इसके अलावा एक अनुच्छेद 194 होता है जो राज्य के विधानमंडल होते हैं उनके विशेषाधिकारों से संबंधित है, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों से संबंधित है। तो ये दो अनुच्छेद 194 और 105 आप ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में, ये आप ध्यान रखेंगे। वो 6 राज्यों में से इनमें से कौन सा नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक? ये ध्यान रखने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, किन किन राज्यों में विधान परिषद है। तो 2 जुड़वा राज्य हैं। जुड़वा का मतलब वो वैसे जुड़वा नहीं है, बस पास पास है, उनकी बाउंड्री आपस में मिलती है। एक यहाँ पर देखेंगे, अब उत्तर प्रदेश की बाउंड्री मिलती है बिहार से, तो यूपी और बिहार ये दोनों हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की बाउंड्री मिलती है कर्नाटक से, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक इन दोनों में। इसके अलावा
एक है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री मिलती है किससे? तेलंगाना से। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो इनमें है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। अगला है भारत की विधानसभा को भंग करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राज्यपाल को, विधानसभा के अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। जैसे लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को। ऐसे ही राज्य की जो विधानसभा होती है उसको भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला है विधानसभा के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा है। विधानसभा की बात की जा रही है, भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? दिल्ली, गोवा, सिक्किम या पांडुचेरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांडुचेरी। पांडुचेरी की विधानसभा में केवल 30 सदस्य हैं, केवल 30 सदस्य। वहीं अगर क्वेश्चन पूछ ले सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है, तो वो हो जाएगी उत्तर प्रदेश की, यूपी। यूपी में सबसे ज्यादा विधानसभा सदस्य हैं, 403। ये आप ध्यान रखेंगे, 403 विधानसभा के, ये विधानसभा हो गई। इसके अलावा लोकसभा में पूछ ले तो 80 होंगे, अगर राज्यसभा में पूछ ले तो वो 31 हो जाएंगे। ये 3 नंबर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? वही क्वेश्चन आ गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 31। अगला है निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का हिस्सा नहीं होता? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति? ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान होना चाहिए। राज्य की विधान मंडल का हिस्सा कौन नहीं है? तो विधानसभा होता है, विधान परिषद भी होता है, राज्यपाल भी होता है, उपराष्ट्रपति नहीं होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। अगर संसद का पूछ ले, संसद, तो संसद के भी 3 भाग होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। ऐसे ही राज्य विधानमंडल के विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये 3 अंग होते हैं। अगला है राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 540, 500, 252 या 250? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 500। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है, और कम से कम पूछ ले तो 60 हो सकती है। लेकिन एक चीज में आपको कंफ्यूजन होगा कि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर विधानसभा में 40, 46, 30 ऐसे सदस्य हैं। तो ये आप पढ़ लेंगे पॉलिटी से, क्योंकि यहां चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। अगर विधान परिषद का पूछ ले तो आप ध्यान रखेंगे विधान परिषद में कम से कम मिनिमम 40 सदस्य हो सकते हैं, और मैक्सिमम पूछ ले तो जितनी विधानसभा की सदस्य संख्या है उसका 1/3, वीएस का 1/3, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है राज्य की विधायिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करनी है। विधानसभा विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली होती है, ये सही है, विधानसभा हमेशा अधिक शक्तिशाली रहेगी। किसी विधेयक पर सहमति नहीं बनने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ये भी सही है। राज्यों में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि विधानसभा हमेशा सुप्रीम रहती है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। विधानसभा में साधारण बहुमत से विधान परिषद का गठन कर सकती है, ये गलत हो जाएगा। विधानसभा साधारण बहुमत से विधान परिषद का गठन नहीं कर सकती, उसके लिए विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है, और ये पारित प्रस्ताव जाता है कहां पर? संसद के पास। संसद इसे साधारण बहुमत से पारित कर सकती है, साधारण बहुमत। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, यहां साधारण बहुमत ना होकर के विशेष बहुमत होगा, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद 171? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 169। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, विधान परिषद एक साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है? विधान परिषद एक साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है? 2 माह, 3 माह, 4 माह या 6 माह? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 माह। विधान परिषद 4 महीने तक रोक सकती है, इनमें से 3 और 1 अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि अगर विधान परिषद से पहली बार जब पारित होके जाता है तब वह 3 महीने तक रोक सकती है, और अगर किसी कारणवश वह दूसरी बार सिफारिश को मानकर भेजती है राज्य विधान परिषद के पास तो 1 महीने तक रोक सकती है, और 1 महीने तक अगर विधान परिषद ने पारित नहीं किया तो उसे पारित मान लिया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो समाप्त होती है।
वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई हो तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।